अच्छा, मैं यहाँ पे जरा ट्रांजिशन मेटल के थ्योरी के क्वेश्चन जो है हम देख रहे हैं। वो बोल रहा है कि डिफाइन द ट्रांजिशन मेट एलिमेंट ना, उसको बोलते हैं फॉर्म्स। ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? फॉर्म्स वन और मोर स्टेबल आयन विथ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इसको हम अक्सर पार्टफुल भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, फिर देन इसके बाद वो बोले स्केच द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ना। तो डी जेड क्या होता है? डी जेड स्क्वायर यूं करके होता है ना, यूं करके बनाते हैं एक ऑर्बिटल और बीच में एक डोनट बना देते हैं। और ये जो इस तरीके से बनाते हैं कि ये जो जा रहा है ना, ये डोनट से हो जा रहा है, ये जो ऑर्बिटल है यूं करके। ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से ये ऑर्बिटल होता है। यानी कि एक पहले हम नॉर्मल ये ऑर्बिटल बनाए, फिर वो ऑर्बिटल किससे जा रहा है? डोनट के अंदर से जा रहा है। ठीक है, फिर देन इसके बाद है the 3D orbitals in an isolated Fe plus 2 ions are degenerate. Complete the diagram to show the splitting of 3D orbital energy levels in an isolated Fe2 plus ion and Fe2 plus ion when Fe2 plus forms an octahedral complex। वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे जो है यहाँ पर Fe2 प्लस और Fe3 प्लस के जो है ना, मुझे स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे जो है वो बना के दिखाओ ना कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से स्प्लिट अप हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना इस स्टूडेंट में स्टूडेंट्स को इश्यूज क्या हुए थे? देखो, अब यहाँ पे अगर हम एफई की बात करें ना, नॉर्मल एफई की, तो एफई की जो वो कन्फिगरेशन, एफई में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो एक तो आर्गन 18 यानी 3p6 तक हमारे पास हो गए। फिर आफ्टर 3p6 इट इज 4s2 एंड 3d6 ना। ठीक है, अब मैं अगर मैं Fe2 प्लस की ये बात करूँ तो 4s2 से दोनों जो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और Fe+2 में हमारे पास बचेगा क्या? यूं करके बचेंगे 1 2 3 4 5। इसको ये हो गए हमारे पास ऑन द एक्सिस dx² y²। ये हो गए अलोंग द एक्सिस, यानी दो अलोंग द एक्सिस हो गए, और ये दो हो गए इन बिटवीन एक्सिस। इन बिटवीन एक्सिस में dxy dy z और dxz। अब यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यूं करके आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब जब ये ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो हम एनर्जी को देते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है जो हम एनर्जी देते हैं, तो जो अलोंग द एक्सिस वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं, यानी ऑन द एक्सिस वाले ऊपर चले जाते हैं, और इन बिटवीन एक्सिस वाले नीचे पड़े जाते हैं। यानी कि ये जो ऑन द एक्सिस वाले हैं dx² y² और dz² ये ऊपर चले आएंगे, और इन बिटवीन एक्सिस वाले नीचे पड़े जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरे पास है अलोंग द एक्सिस वाले, और ये हो गए इन बिटवीन एक्सिस वाले। 1 2। अब ये स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट कैसे होंगे? इन बिटवीन एक्सिस वाले ऊपर चले जाएंगे, जो भी बताया ना। इन बिटवीन एक्सिस वाले ऊपर चले जाएंगे अलोंग, और सॉरी, अलोंग द एक्सिस वाले ऊपर चले जाएंगे, इन बिटवीन एक्सिस वाले नीचे की भर जाएंगे। ये ऑक्टाहेड्रल में होता है।
टेट्राहेड्रल में अपोजिट होता है। इन बिटवीन एक्सिस वाले ये वाले ऊपर चले आते हैं और ये नीचे आ जाते हैं, बट इन ऑक्टाहेड्रल ऑन द एक्सिस वाले ऊपर और इन बिटवीन एक्सिस वाले नीचे, तो यूं करके बन जाएगा। तो ये ऊपर चले गए, dx² y² और ये dz², और ये वो नीचे आ गए, dxy dyz एंड dxz। और ये अपोजिट हो जाएगा अगर ये टेट्राहेड्रल होगा। अब वो बोल रहा है कि bipartene is a bidentate ligand, explain the what is meant by a term, what is meant by bidentate। अच्छा देखो, बाइडेंटेट का मतलब है कि जो दो लोन पेयर शेयर करें ना, और लाइगेंड से, यानी कि वो दो लोन पेयर शेयर करे, किस लिए शेयर करे, टू फॉर्म अ टेटिव बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और हायन। अ स्पीशी that can donate two lone pairs to form dative bond with the central metal atom or ion, with the central metal atom और आयन। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट जो दो लोन पे शेयर करे सेंट्रल मेटल मेटल एटम और आयन के साथ। जी, यहाँ पर जाहिर सी बात है रिएक्शंस हमने नहीं करने, रिएक्शंस हम कर चुके हैं, खाली हम यहाँ पे जो है ना थ्योरी की तरफ आए हैं। अच्छा अब देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है डिफाइन द टर्म की स्टेबिलिटी। डिफाइन द टर्म के स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? केस स्टेबिलिटी का क्या मतलब, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक मार्क का है ना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर द फॉर्मेशन, अब ये डेफिनेशंस है बस, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, जो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है ना कॉम्प्लेक्स आयन की, उसको बोलते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट जो बनाते हैं ना प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्टेंट का, उसको केस टाइप हम बोलते हैं। ये डेफिनेशन है जो आपने बस याद करनी होगी। अच्छा अब वो बोल रहा है कि निकल निकल कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द ligand this and this as shown, equilibrium in the equilibrium one, nickel is reacting with 3n, यानी कि 3 diamine, ठीक है, टू फॉर्म दिस, और केस टाइप ये रहा। और जो H2 है इसका इसके साथ यानी कि 3Tn के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये भी बाइपोटेंटेट है ना, और ये हमारे पास जो वो बन रहा है। ठीक है, अब वो बोले कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन फॉर द के स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम वन एंड स्टेट इट्स यूनिट। के स्टेप ये बनाना है ना आपने, तो आप कैसे बनाओगे? En 3 2 प्लस, सही है, वाटर नहीं आता इसमें, देन निकल H2O6
अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक गलती हो गई मुझसे। जो टू प्लस है आपने ब्रैकेट के अंदर ही बनाना होता है, जब आप ये के स्टेप बनाओगे ना तो टू प्लस के अंदर ही लिखना होगा। और ये इंटू ई एन, ई एन के बाद थ्री आ गया ना, यानी कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। यूनिट क्या होंगे? यूनिट नीचे हमारे ऊपर है हमारे पास मोल, डीएम -3, फिर नीचे मोल DM-3 इंटू मोल क्यूब और DM-9। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? मोल ऊपर आके मोल -3 हो जाएगा और DM ऊपर जाके नॉर्मल DM जो है वो 9 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट द के स्टेप वैल्यू इंडिकेट अबाउट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम 1, and to use the k step values to deduce which complex NiEN3 और NiTN3 is more stable। इनमें से कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा स्टेबल है? भाई जिसका k स्टेप ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल है, और जिसका k स्टेप जितना ज्यादा होगा उसका इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा जो राइट की तरफ होगा ना, यानी उतना ज्यादा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम 1 इज मोर स्टेबल, ठीक है। यानी कि जो EN है, निकेल EN3, वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम 1 लाइज टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, उतना ही ये राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट की तरफ है, लाइज ऑन द राइट हैंड साइड। अब देन इसके बाद हमारे पास है, अब देखें फिर ये उसी तरह के क्वेश्चंस आ गए ना। तो बोले कि एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस वजह से होते हैं क्योंकि उनका डी जो ऑर्बिटल होता है, S and D ऑर्बिटल जो होते हैं वो सेम एनर्जीज पे होते हैं ना, ठीक है। आर इन अ सिमिलर एनर्जी। एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। द D and S orbital are at similar energies। उसके बाद है स्केच द शेप ऑफ 3D XY ऑर्बिटल। अब XY तो इन बिटवीन XY आपने वो बनाना होगा, सो इट इज ऑन दी Z। XY है ना, तो इन बिटवीन एक्सिस है ये, तो ये हो गया और एक ये हो। एक्सप्लेन व्हाई द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर कंपाउंड्स। ये 3 मार्क के 4 मार्क का होगा, 3 मार्क का है। अब इसमें ये होता क्या है कि जो डी ब्लॉक है वो स्प्लिट होता है। तो डी ब्लॉक क्योंकि जो लैगेंड है वो एनर्जी देता है, जिसकी वजह से डी ब्लॉक स्प्लिट होता है इनटू टू सेट्स इनटू लोअर एंड हायर एनर्जी को लेवल्स ना। सो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी लेवल्स गेन एनर्जी एंड एक्साइटेड टू द अपर एनर्जी लेवल। तो जो अपर एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जो लोअर से अपर में पहुंचाता है, तो वो कुछ एनर्जी गेन करता है तब भी अपर में पहुंचाता है, तो वो एनर्जी जो वो गेन करता है ना, उस एनर्जी का कोई वो कलर होता है। तो इसको बेसिकली एक कलर गेन कर रहा होता है। तो जो कलर हमें दिखता है वो उसका अपोजिट होता है, तो इस वजह से ये वो कलर आता है। डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप इनटू
हायर एंड लोअर एनर्जी लेवल एन इलेक्ट्रॉन from the lower energy level gains energy and excited to higher energy level. वो हायर एनर्जी लेवल पे वो चले आता है आफ्टर गेनिंग एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी absorbed has specific color, so the color we are seeing is the complementary of that color. The color we are seeing, so the color seen is the complementary, यानी इसका अपोजिट है जो हमें दिख रहा है ना। द कलर सीन इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कलर दैट इज अब्सॉर्ब्ड। सिर्फ आप कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो तो ये भी वो चल जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया ट्रांजिशन मेटल डिफाइन करो, हमने कर दिए थे। फिर उसके बाद है कि डिफाइन टू आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ना। तो ये हमने आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी टू टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। एक अच्छा, अब यहाँ पे उसने नहीं लिखा कि फिजिकल और दी केमिकल ना, तो कुछ भी लिख सकते हो कि दे कैन फॉर्म कलर कंपाउंड, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयंस, दे कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे बिहेव एज अ कैटलिस्ट। हो कोई भी वो लिख सकते हो। दो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो ये कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सेकंड इज दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, या फिर दे हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आप लिख सकते हो। अब वो बोल रहा है कि भाई the TiO the TiO2 plus ions form Ti2 when reacted with excess sulfuric acid. Ti2 plus can be reduced by the zinc metal in acidic condition to form a purple solution containing Ti3 plus. Explain why Ti2 plus aqueous is a colorless ion. Suggest why. अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो इसका जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होगा या हाफ फिल्ड होगा। अब ये मुझे पता कैसे चलेगा? अब देखो TiO2 माइनस में Ti के ऊपर चार्ज कौन सा है? Ti2 प्लस में इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो +4 का आएगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज +2 का है ना। ऑक्सीजन पे -2 का होता है, तो इसके ऊपर +4 का होगा, तभी तो इसके ऊपर +2 का जो है वो चार्ज आएगा। अब देखो इसके लिए है क्या, हमें ना इनकी स्टेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम की कन्फिग्रेशन होती है, टाइटेनियम में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। टाइटेनियम में, एक सेकेंड, हाँ, टाइटेनियम में टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है। तो जब मैं इसकी कन्फिग्रेशन करूंगा, ये प्रोडक्ट टेबल आप देखना, उसमें ये पता चल जाएगा ना, ठीक है। मैं इसकी जब कन्फिग्रेशन करूंगा तो वो होगी 3D2 और 4s2।
यानी कि आर्गन 18 के बाद ना, 3p6 के बाद। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन 4 रिमूव करूंगा ना, तो उसके बाद ये 3d0 हो जाएगा। 4s0 तो होगा, साथ 3d भी जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब 3d0 होगा तो दैट मीन्स इसका d ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, तो ये कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं वो कर सकता। सही। Ti4+ हैज एन एम्प्टी d ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट एब्सॉर्ब एनी एनर्जी। ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो नहीं वो कर सकता। गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड Ti3+ आयोन। अब वो जो है, जो कन्फिगरेशन करी है उसमें एक जो है वो कर लो बस। ठीक है। 3D में जो है वो एक आ जाएगा। अच्छा, ये 3D में क्यों आएगा? 4s जैसे कन्फिगरेशन तो ये है ना। आर्गन अगर मैं पूरे लिखूं, 1s2 24 आते हैं ना इसमें, टाइटेनियम में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये 18 हो गए। देन 4s2 एंड 3d2। अब जब तीन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, सबसे पहले तो जाएंगे 4s से, फिर एक जाएगा वो 3d से, तो ये हो जाएगा 3d1। सही। फिर इसके बाद और इसकी थ्योरी के क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो आगे बाकी क्वेश्चन क्या नाम है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स के, ये पाइडेंटेड वगैरह ये सब हम कर चुके हैं ना। आगे बढ़ते हैं जरा। अरे यार, मैंने वही नहीं किया, सॉरी। क्या प्रॉब्लम है?
मैंने म्यूट ही पे क्लास कर ली। सही। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हमें इक्वेशन जो है वो बनानी है। सही है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि एन एक्सेस ऑफ अ सोडियम आयोडाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट। यानी कि सोडियम आयोडाइड जो है हम ऐड कर रहे हैं किसमें, कॉपर टू सल्फेट में ना, यानी कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस टू चार्ज, ऐसा फोर पे माइनस टू होता है। तो बन क्या रहा है, आयोडीन बन रहा है प्लस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर वन आयोडाइड यानी CuI बन रहे हैं। अब I2 नहीं आएगा ना, कॉपर वन है तो कॉपर पे प्लस वन होगा, तो आयोडीन पे माइनस वन है तो उससे सिर्फ CuI हो जाएगा। वो जो CuI2 बनता है वो उस वक्त बनता है जब कॉपर पे प्लस टू चार्ज हो, ठीक है। तो इसने खुद कॉपर वन आयोडाइड बोला है। अब यहाँ पे ये दोनों तो हो गया, बट ये Na और SO4 का क्या होगा, ये बनाएंगे Na2SO4। अब आपको जो है ना चीजें ये बैलेंस करनी होगी, चीजें बैलेंस कर ये कैसे करनी होंगी। मैं यहाँ पर अब आप सबसे पहले तो आयोडीन है। अब देखो यहाँ पर आयोडीन कितना है ये वो देख लो ना। यहाँ पे दो आयोडीन है, यहाँ पर एक है, तो टोटल थ्री आयोडीन। अगर आप यहाँ पे थ्री लगाते हो तो यहाँ पे थ्री आने हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको वो थ्री कैसे करोगे। तो बेटर क्या है कि इसके साथ लगाओ टू, तो फोर आयोडीन हो गए, तो यहाँ पे लगा दिया फोर। तो यहाँ पे भी आयोडीन फोर हो गए, Na भी फोर हो गए, तो यहाँ पे टू लगा दिया, तो ये हो गया 2Na2 यानी कि 4Na हो गए। लेकिन SO4 भी टू हो गए, तो आपने यहाँ पे भी टू जो है वो लगा दिया। तो कॉपर यहाँ पे भी टू थे, कॉपर यहाँ पे भी टू हो गए। फिर वो बोले एक्सप्लेन वाई द कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन इज कलर्ड। अभी मैंने ये बात बताई है ना, अभी वही वाला ये पूरा है कि डी ऑर्बिटल इज split up then the or electron from the lower energy level excited after absorbing the energy. That energy has a specific wavelength and color. So the color we are seeing is the complementary of a color that is absorbed. अभी हमने किया इससे पहले ना। और बोले suggest why the precipitate of copper one iodide is white। इनका कोई कलर क्यों नहीं है, अभी बताया ना। देखो आयोडीन कॉपर में 29 होते हैं ना, कॉपर में 29 होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं कन्फिगरेशन करूंगा तो इट वुड बी आर्गन 18, फिर 3D10 और 4s1। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो 4s वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन 3D तो पूरे का पूरा फुलफिल्ड है ना। तो एक मार्क का है तो सिर्फ यही बताना है, कॉपर वन प्लस हैज फुली फिल डी ऑर्बिटल। इसका जो डी ऑर्बिटल है वो पूरे का पूरा फिल होगा। अच्छा ये हमने कर लिया था ना इससे पहले, आई डोंट नो। अच्छा अब देखो जैसे ये हमारे पास है। अब देखो बोल रहा है कि अब यहाँ पे तो फिलहाल को कलर को लिख देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वो बोल रहा है कि एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स आयन सी कोबोल्ट H2O6 2+। अभी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है 6NH3 आ रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंस टू डिस्क्राइब द कलर चेंज दैट विल बी सीन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। कलर चेंजेस फ्रॉम, यानी कि कोबोल्ट H2O का कलर कौन सा होगा, इसका कलर होता है पिंक, ठीक है। और ये पिंक से हो जाएगा ब्राउन या फिर ऑरेंज ना, ठीक है। इसका कलर ब्राउन या फिर ऑरेंज होता है। तो पिंक से ऑरेंज कलर हो जाएगा, ठीक है। ये कलर आपको याद करने होंगे जो आपको दिए हुए शीट ना। फिर वो बोल रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर CONH3 6 2+। अब इसकी क्या होगी, प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय NH3, और जो पीछे सिक्स है वो यहाँ पर ये पावर की तरह आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय,
यहाँ पर अगर आपने बाहर ये प्लस साइन लगा दिया तो आप एक और ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर करके यू सी। तो ये मेरे पास हो गया। अब वो बोले द न्यूमेरिकल वैल्यू of case tab of CuNH36 is 7.7 10 to the power 4. What deduction about the property of NH3, CuNH3 and CuH2O can be made from this case tab value? भाई वैल्यू जो है वो वन से काफी के ग्रेटर आ रही है ना, तो दैट मीन्स के द रिएक्शन इज ऑन दी प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्शन ये प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है, क्योंकि इसकी केस टाइप की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, तो रिएक्शन ये प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है। तो CONH36 जो है वो ज्यादा बनेगा, और H2O जो है COH2O वो कम होगा। सो बेसिकली CONH3 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू COH26। अगर केस टाइप की वैल्यू वन से वो ये कम होती तो ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जो है वो ज्यादा आता, और COH2O 6 2 प्लस जो है वो ज्यादा होता, ठीक है। वैल्यू जितनी वो ज्यादा होगी उतना ही रिएक्शन फॉरवर्ड को डायरेक्शन में होगा, उतना इक्विलिब्रियम मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, उतना ही मेरा ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। जितनी वैल्यू छोटी होगी वन से, उतना रिएक्शन जो है वो पीछे की तरफ यानी इक्विलिब्रियम भी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा रिएक्टेंट की तरफ, और उतना ही मेरा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। CONH3 6 2 plus is more stable than COH2O 6 2 plus। सही। बाकी डाटा पकड़ा वही आ गया, वाई क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस आर कलर। एक ही क्वेश्चन बार बार आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है ना, तो इस वजह से ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ये मैंने आपको इक्वेशंस में सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है कि अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वो बोल रहे हैं कि CrH2O 6 2 plus and Cr this are both complexes of chromium 2 and have different colors. Explain why the colors of these complexes are different। भाई जितने मेरे पास जो है वो लाइगेंड्स अलग होंगे ना, तो एनर्जी डिफरेंस अलग होगा। तो एनर्जी डिफरेंस अलग होगा तो जाहिर सी बात है जो एनर्जी गेन कर रहा होगा वो भी अलग होगी ना। सही है। उसको बोलेंगे एनर्जी गैप। असल में जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है ना, उसका जो एनर्जी गैप होता है, तो जो लोअर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन होता है वो उतनी एनर्जी गेन करता है जितना एनर्जी वो गैप होता है। अब जितना ज्यादा लाइगेंड जो है वो डिफरेंट होंगे ना, तो उतना ही ज्यादा एनर्जी गैप भी वो डिफरेंट होगा, किसी का कम होगा किसी का वो ज्यादा होगा। एनर्जी गैप बिटवीन डी ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट, सो डिफरेंट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो डिफरेंट एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब होगी, सही। अब आगे बढ़ते हैं दोबारा। एक मिनट। अब देखो हमारे पास क्या है। वो बोल रहा है कि भाई द न्यूमेरिकल वैल्यूज, एक सेकेंड, तो कॉम्प्लेक्स वाले तो कर लेते हैं ना हमने।
वो बोले द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द के स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द टू फॉर ऑफ टू अदर सिल्वर कॉम्प्लेक्स आर गिवन। ठीक है। अब बोल रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ag प्लस इज एडेड टू द solution containing the equal concentration of Cl minus NH3 NH3 aqueous and S2O2 minus. The mixture is left to reach the equilibrium to reduce the relative concentration of the AgCN2 minus AgN3 and this present in a reaction mixture. अच्छा देखो, अब इनमें जाहिर सी बात है, जो AgCN है इट इज ऑल अबाउट द के स्टेप ना, कि के स्टेप किसका कितना वो ज्यादा है, सही है। तो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू जो है ना वो के स्टेप के ऊपर ये डिपेंड करती हैं कि के स्टेप किसका कितना ज्यादा है। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पर के स्टेप होता है। अब यहाँ पे देखो के स्टेप की वैल्यू इसकी दी हुई है ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, नीचे आ गया। इसकी के स्टेप की वैल्यू ये रही, AgS2O3 उसने कहा हुआ है ना, AgS2O3 ना। तो AgS2O3 की है हमारे पास 2.9 × 10⁻13। 2.9 × 10⁻13। 2.9 × 10⁻13। अब जाहिर सी बात है, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी क्वांटिटी उतनी ही वो ज्यादा होगी ना, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी कंसंट्रेशन यानी उतनी वो ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है यहाँ पे इसकी इसकी फिर इसकी ना, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी है AgCN माइनस, फिर इसकी वैल्यू है, फिर इसकी है। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा AgCN2 माइनस, फिर उसके बाद होगा AgNH3 2 प्लस। अच्छा उल्टा लिख दिया, इसकी तो इसकी कंसंट्रेशन तो सबसे वो कम है ना, इसका केस स्टेप की वैल्यू सबसे कम है। फिर देन मेरे पास होगा ये AgS2O3, सेकंड पे मेरे पास ये होगा। इट इज ऑल अबाउट द केस स्टेप वैल्यू, जिसकी केस स्टेप वैल्यू वो ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा होगा। अच्छा वो बोल रहा है कि जाहिर सी बात है एक्सप्लेन भी करना है, सही है। तो बता देंगे भाई केस स्टेप की वैल्यू जो हाईएस्ट है, हायर द वैल्यू ऑफ केस स्टेप, मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स इज। कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा जो है वो स्टेबल होगा। ये रैंडम है। हाइड्रेटेड कॉपर टू नाइट्रेट CONO3 6 is a red solid that behaves like a hydrated magnesium nitrate when heated. Describe in detail what you group two nitrates वाले क्वेश्चन है। You would expect to observe when the crystals of cobalt NO3 2 .6H2O are heated in a boiling tube gently at first and then more strongly. वो बोल रहा है कि भाई ऑब्जर्वेशन क्या है ये, ठीक है। भाई सबसे पहले तो मेरा जो सॉलिड है नाइट्रेट है वो डिजोल्व होगा, क्योंकि नाइट्रेट क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। तो सॉलिड जो है वो डिजोल्व होगा, ठीक है। और जब नाइट्रेट जो है वो आगे जाके जब मैं इसको हीट करूंगा तो वो ब्राउन फ्यूम्स बनाएगा ना नाइट्रोजन के। सो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स आ रहे हैं, ब्राउन गैस आ रही है ना, ठीक है। असल में थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी, कोबाल्ट नाइट्रेट की ना।
ठीक है। और उसी वो तरीके से हो रही है जिस तरीके से मैग्नीशियम नाइट्रेट की होती है ना। सो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या बन रही है। जैसे यहाँ पर है ना, कोबाल्ट है, तो ये होगा, और वो डिकम्पोज होगा। जैसे ये NO3 है ना, अगर मैं H2 यहाँ पे हटा दूँ, ठीक है, तो हीट करूंगा तो पहले वाटर रिमूव होगा, देन ये थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा। जब मैं फर्स्ट जेंटली हीट करूंगा तो वाटर रिमूव होगा, फिर जब मैं स्ट्रांगली हीट करूंगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो पहले जेंटली हीट किया तो वाटर रिमूव हुआ, 6H2 अलग हो गया। फिर उसके बाद जब स्ट्रांगली हीट किया तो ये चेंज हो गया इनटू कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब इसकी ऑब्जर्वेशन जो है ना, आप वो देख लो भाई, कि क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है इसकी ना, आप देख लो। O2 के आप लिख दो, O2 से क्या होगा, सॉलिड जो है वो डिसॉल्व होगा ये। तो इसमें आप लिख दो सॉलिड डिसॉल्व होगा, ठीक है। देन उसके बाद इसमें अब ब्राउन फ्यूम्स आएंगे NO2 के, एक ये हो गया। और फिर जो ऑक्सीजन की बहुत ही फेमस जो है वो ऑब्जर्वेशन है, O2 फॉर्म दैट relights द स्प्लिंट। अच्छा देखो, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि अलोंग द एक्सिस वाले ऊपर चले आते हैं, ऑन द एक्सिस वाले नीचे, इन बिटवीन एक्सिस वाले नीचे चले जाते हैं। ये चीज टेट्राहेड्रल में होगी बट अपोजिट, इन बिटवीन एक्सिस वाले ऊपर चले जाएंगे, अलोंग द एक्सिस वाले नीचे रह जाएंगे। यानी कि DX² Y² DZ² ऊपर चलेगा, और DXY DYZ और DZ², ये डी ZX ये नीचे रहेगा। ये ईयर और ये ईयर। अच्छा वो बोला कि sketch the shape of the two orbitals, the 1D orbital from the lower energy level in the octahedral complex and one orbital from the higher energy level in the octahedral complex। भाई लोअर एनर्जी लेवल पे कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, इन बिटवीन एक्सिस वाला। तो इन बिटवीन एक्सिस वाला वो बना दो कोई भी, इन बिटवीन एक्सिस वाला DXY बना दो। XY सबसे आसान होता है क्योंकि ये सेट के ऊपर बनता है ना, यूं करके। सही है। इन बिटवीन कैसे हुआ कि एक्स और वाई के बीच में बन रहा है, इनके ऊपर नहीं बन रहा। और हायर पे जो है वो DX², ये Y² बना दो ना, ये हो गया DXY। और हायर पे DX²Y² बना, तो इस तरीके से बन जाएंगे। तो